सो क्लास, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। और शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व पढ़ाने से पहले कल जो आपको मैंने पढ़ाया था उस चीज़ को एक समराइज ओपिनियन दे रहा हूँ। व्हाई डज एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या था, ये आपको मैं समझाता हूँ। क्लास हमने कल आपको पढ़ाया था कि मेन रीजन होता है कि प्राइस और जीडीपी का रिलेशन इनवर्स होता है, यानी कि जब इकोनॉमी में प्राइस डिक्रीज होगा तो जीडीपी इंक्रीज होगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो जीडीपी डिक्रीज होगा। इसके पीछे रीजन आपको बता चुका हूँ। और अदर देन प्राइस देयर इज 3 फैक्टर आल्सो। फर्स्ट इज रियल बैलेंस इफेक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इफेक्ट और फॉरेन ट्रेड इफेक्ट। सो रियल बैलेंस इफेक्ट में प्राइस इंक्रीज होता है तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे हमारी रियल मनी बैलेंस कम हो जाता है, जिससे हमारी डिमांड्स कम हो जाती है। दूसरा बताया था प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो रियल मनी बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, तो रियल मनी बैलेंस कम हो जाता है, देन हमारा कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है और हमारा डिमांड जो है बढ़ जाती है। यानी कि प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड्स घटता है, इससे रियल मनी बैलेंस चेंज होता है, रियल इफेक्ट था। दूसरा था रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट में आपको बताया था कि जब भी मार्केट में प्राइसेस चेंज होगा उससे हमारी मनी की डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होगी, और जब मनी की डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती है उससे हमारा मनी की सप्लाई कांस्टेंट रहने से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज होने से क्लास आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, देन डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो मेनली वी कैन से ड्यू टू द प्राइस मनी डिमांड चेंज हो जाती है, और यहाँ प्राइस की वजह से रियल मनी बैलेंस चेंज होता है। तीसरा पढ़ाए थे आपको ड्यू टू द प्राइस हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चेंज होता है, यानी कि प्राइस की वजह से हमारा जो नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है, और नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट से इंक्रीज डिक्रीज होने से क्लास आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व इंक्रीज डिक्रीज होता है। सो ये 3 मेन इफेक्ट थे जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड कर्व डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाई डज एग्रीगेट डिमांड डाउन और स्लोपिंग के बाद हम एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट, जिसे हम शिफ्ट और मूवमेंट पढ़ाते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि शिफ्टिंग कैसे करते हैं और मूवमेंट कैसे होता है क्लास। सो मैं आई एम गोइंग टू इसको मिटा रहा हूँ बेटा जी। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके सो ओके यहाँ दिख रहा होगा बेटा। ओके सो यहाँ पर हमने 4 सेक्टर इकोनॉमी लेना है क्लास, और हम इसके नीचे जो बात कर रहे हैं वो ले रहे हैं प्राइस, और यहाँ पर ले रहे हैं बेटा जी एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर आपका जीडीपी है। साथ के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं आप। थोड़ा सा नीचे जा रहा है ग्राफ। ओके अभी दिख रहा होगा क्लास। तो यहां पर हम जीडीपी की बात करते थे, और विजुअल है बेटा जी। ओके और हम यहाँ पर हम बना लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि Y इक्वल टू C प्लस एस। हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। ये आपका एक पॉइंट ले लेते हैं एग्रीगेट डिमांड्स का नॉट का, क्लियर। और हम इसके नीचे ड्रा कर देंगे Y नॉट, और यहाँ पर P नॉट ले लेंगे। जब P नॉट लेंगे तो आपका Y नॉट है, और यहाँ पर हम क्लास ऑलरेडी एक डिमांड कर्व को ड्रा कर देंगे। ये पूरा हमारा एग्रीगेट डिमांड है। ओके अब आपको बताना मुझे ये है क्लास कि शिफ्ट क्या होता है। तो शिफ्ट हम आपको पढ़ा चुके थे, लेकिन फिर से रिवाइज करता हूँ कि अगर मार्केट में क्लास प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, शिफ्ट क्या होता है ड्यू टू अदर फैक्टर।
देखो अगर मोमेंट की बात करेंगे तो ड्यू टू द प्राइस, अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होगी, तो उसको बोलेंगे हम मोमेंट। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास शिफ्ट की। शिफ्ट के सिचुएशन में तब होगा जब प्राइस में कोई चेंज ना आए ड्यू टू द अदर फैक्टर। और व्हाट आर द अदर फैक्टर, इसी चीज़ को हमें बताना कि अदर फैक्टर कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड्स इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो अदर फैक्टर कहाँ से लाएंगे आप, कैसे इसको समझेंगे, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ क्लास, बहुत आसान तरीके से। यहाँ लिख दीजिए C + I + G + नेट एक्सपोर्ट। आप इस चीज़ को लिख दीजिए। जब आप ये लिख देते हैं इसका मतलब होता है ये 4 सेक्टर हो गया। अब आपको बोला जाए कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप सोचने लगते हैं कि सर कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से प्राइस कांस्टेंट रहता है, से डिमांड बढ़ती है। तो पहला ले लीजिए क्लास, कौन सा लेंगे आप, सी ले लीजिए, कंजप्शन ले लीजिए। अगर कंजप्शन चेंज होता है किसी अदर फैक्टर वजह से, कोई भी कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से कंजप्शन चेंज हो सकता है। कंजप्शन चेंज होने का रीज़न है कि फैशन में आ गया, या वेदर चेंज हो गया, या मार्केट में उसकी डिमांड चेंज हो गई, या सीजनल डिमांड चेंज हो गई, या कुछ भी हो सकता है। तो किसी और वजह से, हाँ जी बेटा, कल वाले जो फैक्टर पढ़ाए थे आपने, नहीं कल फैक्टर पढ़ाया था, प्राइस के साथ कोरिलेट किया था। आज उन्हीं फैक्टर को हम इंडिविजुअली ले लेंगे। बहुत सही आपने कहा वंश क्या, कि आज हम उन फैक्टर को इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेंगे जिसमें हम प्राइस को चेंज नहीं करेंगे। हमने कल पढ़ाया था कि ड्यू टू द प्राइस के चेंज होने से पूरा इफेक्ट चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर हमने मूवमेंट पढ़ाया था कि डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होगा। फिर कल हमने ये पढ़ाया था कि अगर ये हो जाएगा डिमांड्स बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हमारा ये y चेंज हो जाएगा, y2 हो जाएगा और प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, या y1 हो जाएगा। हम इसकी बात कर रहे थे कल। ड्यू टू द प्राइस डिक्रीज हो गया तो डिमांड इंक्रीज क्यों हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया तो डिमांड इंक्रीज हो गया, AD से AD1 पे चला गया, तो इनकम Y से Y1 पे हो गई, और आप इस पॉइंट से आप इस पॉइंट E1 पे आ गए। तो ये तो कल आपको बताया था ये कोई भी इफेक्ट हो सकता है, चाहे रियल बैलेंस इफेक्ट हो सकता है, चाहे इंटरेस्ट रेट इफेक्ट हो सकता है, चाहे नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट हो सकता है। किसी भी इफेक्ट की वजह से ये चेंज हो रहा है। इतना समझ आ गया। लेकिन आज हम बात करते हैं कि हमें प्राइस में चेंज नहीं चाहिए। अगर प्राइस में चेंज नहीं चाहिए, सिर्फ डिमांड बढ़ जाए और GDP इंक्रीज हो जाए, उसके लिए हमें 3 फैक्टर लेते हैं क्लास। सबसे पहला लेते हैं कंजप्शन, ठीक है, चलो सबसे पहले लेते हैं हम कंजप्शन। अब यानी कि मार्केट में डेल्टा C यानी कंजप्शन इंक्रीज हो गया, किसी भी वजह से कंजप्शन इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज हो जाएगा तो AD शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन प्राइस की चेंज नहीं है ड्यू टू अदर फैक्टर। किसी और फैक्टर से बात करते हैं, तो जब भी कंजप्शन में इंक्रीज हुआ है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, या जब कंजप्शन चेंज होगा तो एग्रीगेट डिमांड्स भी चेंज हो जाएगी। इसको हम कंजप्शन इफेक्ट बोल सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं क्लास कि डेल्टा C कंजप्शन इंक्रीज हो गया। जब हमारा कंजप्शन इंक्रीज हो गया तो अब हमारा AD से AD1 हो गया, लेकिन यहाँ पर डेल्टा C1 हो जाएगा, मतलब C से C1 हो गया। यानी कि अब हम C1 + I + G + नेट एक्सपोर्ट। आपने मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि हम अब क्या है, C से C1 लिखेंगे क्योंकि चेंज हो गया है। C1 लिखने से E से आप क्लास E1 पर पहुंच गए, E से आप E1 पे पहुंच गए, तो यानी कि आपका GDP चेंज हो गया। तो क्या यहाँ पर प्राइस चेंज हुआ क्लास, प्राइस चेंज हुआ?
नहीं सर, टेलीफोन। ओके, देन यू हैव प्राइस कांस्टेंट, आपको यहाँ रखना है। नाउ योर डिमांड कर्व क्या हो जाएगा क्लास? AD1 एंड योर GDP विल इंक्रीज Y2। बात मेरी समझ में आई? अगर हम प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं क्लास, तब तो GDP इतना बढ़ जा रहा है। प्राइस कम होने से, तो प्राइस कम होने से अगर GDP बढ़ रहा है तो यहां से यहां जाना क्या हो जाएगा क्लास? एक्सपेंशन है, कंस्ट्रक्शन। आप लोग मेरे यस, अगर E से आप E1 पे आ रहे हैं तो आपका एक्सपेंशन, और E से अगर आप E2 पे जा रहे हैं, अगर आप E से E2 पे जा रहे हैं तो शिफ्ट, इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग, राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट। वाई राइटवर्ड शिफ्ट? ड्यू टू इंक्रीज इन कंजप्शन। माई पॉइंट इज क्लियर? ओके, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आए। हाँ, यस, ओके, ड्यू टू कंजप्शन। या अगर दूसरा लेते हैं क्लास, अगर ये चेंज हो जाता है तो नीचे आ जाएगा, तो डिमांड कर्व इधर को शिफ्ट हो जाएगा। एक और फैक्टर की बात कर लेते हैं क्लास, एक दूसरा फैक्टर लेते हैं। मान के चलो मार्केट में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया। अब बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कैसे हो जाएगा? तो मान के चलो कि मॉनेटरी पॉलिसी ले लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई क्लास। गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट किया, और जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट किया तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ते ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या होगा? फॉल हो जाएगा बेटा। इफ इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा देन योर इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से आप बोलेंगे सर प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ड्यू टू नो प्राइस, ड्यू टू द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज होने से मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। अगर वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई कांस्टेंट रहती है, तो मनी की डिमांड बढ़ने से, सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा। इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और अगर हम अब बात करें कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो एक तीसरा फैक्टर ले लेते हैं क्लास। मान चलो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अब हम अगर इस फैक्टर को दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? यहाँ ऊपर चला जाएगा। इसको हम क्लास AD2 बना देंगे। लेकिन ये AD2 जो फैक्टर है, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है? C + I + G + नेट एक्सपोर्ट। तो इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चेंज कर देंगे। इससे क्या हुआ? हमारा Y3 आ गया मान के चलो। अब हमारा यहाँ पर क्या चेंज हो गया बेटा? यानी कि अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे? प्राइस में कोई चेंज नहीं है, हमारा GDP राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और हम Y3 पे आ गए। Y से Y3 पे आ गए क्लास। तो यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हमारा प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हमारा जो शिफ्ट और हो गया। आप E से E3 पे आ गए। इसके लिए अगर बेटा जी, अगर ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओके। कम हो जाएगी। यानी कि मनी सप्लाई कम, देन इंटरेस्ट रेट यानी कि R इंक्रीज, देन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, देन एग्रीगेट डिमांड
डिक्रीज, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, सॉरी लेफ्ट वर्ड से। या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, डिक्रीज और लिफ्ट, ठीक है। ये तो मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी क्लास। और कोई दूसरा फैक्टर बताएंगे? फिजिकल पॉलिसी की बात कर लें। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग फिजिकल पॉलिसी। ओके, फिजिकल पॉलिसी में क्लास क्या चेंज करते हैं हम? टैक्स और एक्सपेंडिचर। मान के चलो आपके पास दो चीज़ें हैं, टैक्स, एक्सपेंडिचर। अगर बेटा जी टैक्स इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? इनकम डिक्रीज हो जाएगी। यस, फर्स्ट ऑल ऑफ टैक्स इंक्रीज देयर योर डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज, और सेल्फ कंजम्पशन या योर डेल्टा सी कम हो जाएगा। अगेन अगर कंजम्पशन वाला लग जाएगा फॉर्मूला जो है। यस ऑफ कोर्स, यस अगेन भी कैसे, अगर टैक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाईडी कम हो गया, और वाईडी कम हो जाएगा तो दो चीज़ कम हो जाएगा, एक तो कंजप्शन कम हो जाएगा, दूसरा आपकी सेविंग भी कम हो जाएगी। तो जब कंजप्शन कम होने से भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, और सेविंग कम होने का, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों कम होने से एडी क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड, बोलो, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है और एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, अगर टैक्स को बढ़ाएगी एक्सपेंडिचर को कम करेगी तो वाईडी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डेल्टा सी भी कम हो जाएगा, और सप्लाई भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, और एडी क्या होगा? उल्टा बोल के क्या सही है, कम हो जाएगा। समझ नहीं आया। देखो बेटा जी, आप या तो टैक्स की बात कर लो या एक्सपेंडिचर की बात कर लो। अगर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देती है तो इनकम घटती है। तो दोनों एक साथ लेना है, टैक्स और एक्सपेंडिचर एक साथ चलते हैं। गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाएगी और एक्सपेंडिचर को कम करेगी तो आईएस कर्व लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा, थोड़ा सा याद करो। तो ये दोनों इफेक्ट क्या डालेंगे? ठीक है, इन दोनों इफेक्ट से क्या होगा क्लास? इन दोनों इफेक्ट से मान के चलो आपका प्रीवियस पॉइंट ये था, हैं? अभी क्या होगा? आप यहां पर आ जाइए तो क्या होगा क्लास? आपका एडी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस क्लियर क्लास? देखो टैक्स आ गया तो एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो विडो पेंशन हो गया, या बहुत सारी प्लान्स के हेड गवर्नमेंट पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम स्टार्ट करती है तो गवर्नमेंट खर्चा करती है। जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है लोगों की इनकम होती है। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो कंजप्शन उनका कम हो जाएगा, सेविंग भी उनकी कम हो जाएगी, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो यानी कि एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन देयर आर टू टूल ऑफ द मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? एडी कम हो जाएगा अगर वो टाइट फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है तो। और अगर लगता है कि सरकार को कि यार ओके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, जब क्लास बेटा जी अगर मार्केट में रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, तब तो ये करेगा। और जब मार्केट में अगर रिसेशन है तो रिसेशनरी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इस चीज़ को चेंज कर देंगे। ये इन्फ्लेशन सिचुएशन में अडॉप्ट किया जाता है। अगर रिसेशन है मान चलो, ठीक है, रिसेशन सिचुएशन में हम टैक्स को क्या कर देते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते हैं। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि कंजप्शन बढ़ता है, सेविंग बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, देन ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड्स इंक्रीज होता है। तो यानी कि डिपेंड करता है कि कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है, आइदर फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, उसको अडॉप्ट करके हम मार्केट में एक्सपेंशन करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस। जो तो जी वाला हो गया ना, जैसे C+I+D है तो जी का इफेक्ट
हाँ, कहीं ना कहीं देखो एक ही चीज़ है ना, ठीक है। जी का इफेक्ट हो गया, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी तो बात कर रहे हैं, तो जी का इफेक्ट हो गया है ना। देखो बेटा जी, ये फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों जी का इफेक्ट हो गया। क्लियर? आगे समझ में? यस सर। ओके। अब दूसरा लेते हैं बेटा जी, तीसरे पॉलिसी, और भी बहुत सारे फैक्टर ले सकते हैं। अब मैं सब फैक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि क्लास मॉनेटरी पॉलिसी, ड्यू टू द मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये भी फैक्टर हो गए। एक्सपेंडिचर एक फैक्टर हो गया, टैक्सेशन एक फैक्टर हो गया, मनी सप्लाई एक फैक्टर हो गया, यानी कि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी फैक्टर हो गया, कंजप्शन हो गया। और भी पॉलिसीज़ हैं, जैसे मान चलो गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी है, जैसे कि गवर्नमेंट मार्केट में गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन कर दिया इकोनॉमी में, तो डीवैल्यूएशन से क्या होता है कि एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन तो आपने पढ़ा होगा क्लास, ठीक है। कल हम इस पर चर्चा किए थे कि जब गवर्नमेंट मान चलो एक टैक्स इंक्रीज कर देती है या डीवैल्यूएशन करती है, ठीक है, जब गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन करती है तो डीवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपका एक्सपोर्ट क्या होता है क्लास, इंक्रीज हो जाता है, और आपका इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है डीवैल्यूएशन में। तो डीवैल्यूएशन जानबूझ के किया जा सकता है, जब गवर्नमेंट जानबूझकर डीवैल्यूएशन करती है अपनी करेंसी का, तो और दूसरा होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस होता है, मार्केट फोर्सेस वगैरह से हमारा जो मनी की वैल्यू है डिप्रिसिएट हो गई है, उस केस में भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। और एक होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, जब हम एप्रिसिएशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है और हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो इस केस में एडी हमारा फॉल हो जाएगा और इस केस में हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हम ले सकते हैं। तो इसकी वजह से क्लास हम ये कहना चाहते हैं कि जब प्राइस में कांस्टेंट रहता है और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होता है, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड आता है, प्राइस में कांस्टेंट रहता है, तो इसे बोलेंगे शिफ्ट। तो शिफ्ट समझ में आ गया? शिफ्ट का मतलब होता है कि ये इंक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। सो दीज आर फैक्टर क्लास। तो आपने फैक्टर को पढ़ाने के लिए शिफ्टिंग फैक्टर, तो कंजप्शन बता देंगे, इन्वेस्टमेंट बता देंगे, गवर्नमेंट की सेविंग फैक्टर होता है, या टैक्सेशन पॉलिसी होती है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, ठीक है, या ट्रेड पॉलिसी होती है, डीवैल्यूएशन हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, रिसेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन सब पॉइंटों को इकट्ठा करके बताएंगे कि दीज आर द फैक्टर इफेक्टिंग प्राइस में चेंज नहीं होने से भी मार्केट में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है ड्यू टू द अदर फैक्टर। इसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड शिफ्टिंग। ओके, और मूवमेंट आपको बता चुका हूँ, मूवमेंट ड्यू टू द प्राइस होगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो हम कोई एक ही पॉइंट लेंगे, तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से एच लेते हैं और टी ले लेते हैं, तो जब आप एक ही डिमांड कर्व पर रहेंगे तो वो मूवमेंट हो जाएगा, और जब अलग अलग डिमांड कर्व पर रहेंगे तो वह आपका शिफ्टिंग हो जाएगा। सो आई होप कि आपको शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, रीजन और उसके कॉजेस, मतलब जो कॉजेज हैं समझ में आ गया, कौन कौन से फैक्टर हैं वो समझ में आ गया, शिफ्टिंग और डिमांड समझ में आ गया। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा।